टोनी आंटी, तुरंत ही मुझे दूध दे दे, मुझे काफी नींद आ रही है। ये देखो मिट्टू, तुम्हारा दूध तो तुम्हारे साथ ही पड़ा है। मैं जानती थी कि तुम बाहर से आकर जरूर दूध पीते हो, इसी कारण मैंने दूध पहले ही रख लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं। मिट्टू वो सारा दूध पी लेता है, परंतु उसके तुरंत बाद ही मिट्टू मर जाता है। बाप रे, ये नन्हे मिट्टू को क्या हुआ? ये तो मर गया है। अब तो मिट्टू महाराज मुझे काम से निकाल देंगे या फिर कैद कर लेंगे। टोनी चिड़िया अकेली रहती थी, उसे कोई काम नहीं मिला था, जिस कारण हरियाली ने अपने पति मिट्टू महाराज से बात करके उसे महल में काम दिलवाया था। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और अब हर रोज ही महल में जाकर काम करती थी। उसके हाथ के बने भोजन की हर कोई तारीफ करता था, परंतु वहीं दूसरी ओर कालू कौवा कोई काम भी नहीं करता था। वो हर वक्त सोता रहता था। वो उस समय बहुत बड़े तख्त पर बैठा था, परंतु मिट्टू महाराज उसकी सेवा कर रहे थे। ओए लाल चोंच वाले मिट्टू, तुम्हें नहीं पता कि सेवा कैसे करते हैं कालू महाराज की? कालू ये कहते साथ मिट्टू को लात मारता है और वो दूर गिर जाता है। अरे ओ कालू, उठ भी जाओ, आज तो भोजन के लिए भी पैसे नहीं है। गोरी कालू के ऊपर पानी फेंकती है तो कालू उठ जाता है। इतना अच्छा सपना था गोरी, तुम मेरे सपनों की दुश्मन बनी हुई हो। हाँ, बस तुम सपने ही देखते रहना, खुद से कुछ नहीं करना। अगर आज तुमने अपने हाथ पैर चलाए होते तो हम जरूर अच्छा जीवन बिता रहे होते। अरे सुनो तो सही, मैंने ये सपना देखा कि मिट्टू महाराज मेरी सेवा कर रहा था और मैं उसके तख्त पर बैठा था। गोरी उसके सपने पर काफी हंसती है। ये तो केवल सपने में ही हो सकता है। इस टोनी को देखो जरा, जिसने मिट्टू महाराज को अपनी बातों में फंसाकर महल में काम भी ले लिया है, परंतु यहाँ हमारे पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो, उस टोनी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम बस वो वाला जहर दो जो मैं चूहों का अंत करने के लिए लाया था। क्या तुम टोनी को मारने वाले हो? नहीं, अभी तो भोजन के लिए मुझे बाजू चील को स्वादिष्ट मांस देना होगा, जिस कारण जहर चाहिए। गोरी तुरंत ही वो जहर की शीशी कालू को दे देती है। कालू बुलबुल की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक शरबत लेता है। वो उस शरबत में तुरंत ही वो जहर मिलाता है। आज पता चलेगा कि ये स्वादिष्ट शरबत कौन सा नन्हा पक्षी पिएगा। वो बहुत ही खुश होता है जब उसे सामने से नन्हा कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। वो भी कालू के पास वो शरबत देख लेता है। कालू अंकल, आपने ये शरबत कहाँ से लिया है? मुझे भी चाहिए। ये शरबत तो केवल आखिरी था, परंतु तुम्हें पीना है तो पी लो। यूं कालू उस नन्हे कबूतर को वो शरबत दे देता है। नन्हा कबूतर जैसे ही शरबत पीता है तो वो मर जाता है। हा 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 हा, अब मुझे स्वादिष्ट भोजन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। यूं वो नन्हे कबूतर का मांस लेकर बाजू चील की ओर जाता है और वो मांस बाजू चील को देता है। ये लो पैसे, परंतु आज के बाद तो मुझे कोई मांस ना देना, क्योंकि मैं अब ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ, अब तुम भी अच्छे कवि बन जाओ। मैं तुमसे ये काम इसलिए करवाती थी ताकि तुम्हें पैसे मिल जाएं, जिससे तुम भोजन ले सको, परंतु अब तुम कोई अच्छा सा काम सीख लो। यूं कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान होता है कि वो क्या करे। वो इस जहर वाली शीशी को देखता है। अब यही एक उपाय रह गया है, ऐसे करके टोनी भी काम से निकल जाएगी और फिर मुझे भी काम मिल जाएगा। वो जहर वाली शीशी लेकर महल पहुंच जाता है। अब वो टोनी पर नजर रखता है और छुप छुप कर महल में रहता है ताकि कोई उसे देख न ले। उसकी नजर टोनी की ओर जाती है जो नन्हे मिट्टू के कमरे में दूध रखती है। कालू तुरंत ही वहाँ जाकर उस दूध के अंदर शहद डाल देता है। अब मजा आएगा। यूं वो छुप कर वापस अपने घर चला जाता है, परंतु वहीं दूसरी ओर जैसे ही नन्हा मिट्टू टोनी से दूध मांगता है तो टोनी उससे कहती है, मिट्टू वो देखो, मैंने तो तुम्हारे कमरे में दूध पहले ही रख दिया था। मिट्टू खुशी खुशी टोनी का धन्यवाद करके वो दूध पी लेता है, परंतु वो तुरंत ही मर जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? नन्हा मिट्टू तो मर गया है, परंतु ये कैसे हो सकता है? टोनी को कुछ समझ नहीं आती जब मिट्टू महाराज भी अंदर आ जाते हैं। मेरे बच्चे को क्या हुआ है? किसने मेरे बच्चे के साथ ये सब किया है? टोनी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, परंतु तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। यूं मिट्टू महाराज तुरंत ही टोनी को कैद कर देते हैं और कालू कौवे को जैसे ही पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। मुझे ये खबर बाजू चील को जाकर देनी चाहिए। वो तुरंत ही दूसरे जंगल चला जाता है और बाजू चील को बताता है, परंतु बाजू चील काफी हैरान होती है। उसे टोनी चिड़िया पर काफी दया आती है। लेकिन अब कालू कौवा एक रोज मिट्टू महाराज की ओर जाता है।
महाराज जी, मुझे काफी दुख हुआ। टोनी की न जाने क्या दुश्मनी थी जो उसने नन्हे मिट्ठू को मार दिया, परंतु आपसे एक विनती है, आप मुझे टोनी की जगह काम पर रख लें। यूँ मिट्ठू महाराज उसे काम पर रख लेते हैं। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। यूँ वो एक रोज टोनी से भी मिलने जाता है जो कि कैद में थी। टोनी, तुम्हें ऐसे कैद में देखकर मुझे काफी मजा आ रहा है, परंतु तुम दोषी थी ही नहीं। तुम्हें पता है, उस दूध में मैंने जहर मिलाया था और वो सब मेरी ही चाल थी। अब देखो, मेरी चाल कामयाब हो गई है। टोनी ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है। दुष्ट कवि, तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। परंतु कालू कौवा मजे से वहाँ से निकल जाता है। यूँ टोनी बिना किसी जुर्म के कैद में रहती है। परंतु एक रोज मिट्ठू महाराज सभी कैदी पक्षियों को अपने पास बुलवाती हैं। यूँ मंत्री कबूतर सभी कैदी पक्षियों को मिट्ठू महाराज के पास लाता है। मिट्ठू महाराज निर्णय लेते हैं कि सबको फांसी होगी, परंतु रोज एक ही पक्षी को फांसी होगी। यूँ उस रोज टोनी चिड़िया बच जाती है, परंतु अब उसे बाकी कैदियों के साथ साथ पुराने जंगल के कैद खाने में भेज दिया जाता है। टोनी भी सभी कैदियों के साथ पुराने जंगल के कैद खाने में काम करती है, परंतु एक रोज मंत्री कबूतर उसे लेने आ जाता है। चलो टोनी, आज तुम्हें फांसी होगी, आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। यह टोनी मंत्री के साथ वापस अपने जंगल चली जाती है, परंतु उससे बाजू झील देख लेती है। मैंने वचन लिया था कि इस जंगल की रानी बनने के लिए सब बुरे काम छोड़ दूंगी, परंतु अब मुझे इस निर्दोष पक्षी की मदद करनी चाहिए और उसे न्याय दिलाना चाहिए। यूँ बाजू झील भी टोनी और मंत्री के पीछे चली जाती है। टोनी, तुमने मेरे बेटे को जहर देकर मारा है, परंतु अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि सभी पक्षियों को पता चल जाए कि मैं सबके साथ न्याय करता हूँ। रुकिए महाराज, आपका ये निर्णय सही नहीं है, क्योंकि टोनी चिड़िया दोषी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने खुद कितने पक्षियों को मारा है, इससे पहले कि तुम्हें भी फांसी दूं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। परंतु जैसे ही कालू कौवा बाजू झील को देखता है तो डरने लगता है। लगता है मेरा बुरा समय आने वाला है, तुरंत ही यहाँ से भाग जाता हूँ। यूँ वो भागने लगता है जब बाजू झील उसे पकड़ लेती है। मिट्ठू महाराज, मैंने बहुत से नन्हे पक्षियों के मांस खाए हैं, परंतु वो मांस मुझे कौन लाकर देता था, आपको पता है? मुझे इससे क्या, परंतु तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपने नन्हे मिट्ठू के कातिल को सजा जरूर दूंगा। अरे मुझे छोड़ो चील, मुझे क्यों पकड़ा है? इसलिए ताकि तुम्हारी सच्चाई में सबके सामने लाऊं। कैसी सच्चाई? इस पर बाजू झील सारी बात मिट्ठू महाराज को बता देती है। यूँ बंटी कबूतर भी ये सब सुन लेता है। दुष्ट कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बंटी तुरंत ही कालू कौवे पर हमला कर देता है। गोरी कौवी भी बाकी पक्षियों के साथ ये देख लेती है कि उसका पति पकड़ा गया है। मैं तुरंत ही यहाँ से भाग जाती हूँ, वरना मुझे भी फांसी हो जाएगी। रुको गोरी, तुम्हें भी अपने पति के साथ सजा मिलेगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया महाराज जी। कालू ने ही आपके बेटे मिट्ठू को जहर दिया था और उसका आरोप टोनी पर लगाया था। कालू ही नन्हे पक्षियों को जहर वाला शरबत देता था। प्लीज मुझे फांसी मत दें, मैं सारा जीवन आपकी कैदी बनने को तैयार हूँ, परंतु मुझे फांसी मत दें। ये मिट्ठू महाराज टोनी की जगह कालू को फांसी दे देती हैं। टोनी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें सजा दी, परंतु तुम निर्दोष थी। कोई बात नहीं मिट्ठू महाराज, मैं जानती थी कि आपको कभी न कभी मेरी सच्चाई जरूर पता चलेगी। मेरी गलती के कारण मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, इसे स्वीकार करना। मिट्ठू महाराज टोनी को सोने की अशरफी इनाम में देते हैं। नहीं महाराज, मैं ये तोहफा बाजू झील को देना चाहती हूँ। ये जंगल की दुष्ट झील मानी जाती है, परंतु आज इसने बहुत अच्छा काम किया है। यूँ टोनी चिड़िया वो सोने की अशरफियाँ तुरंत ही बाजू झील को दे देती है। बाजू झील सोने की वे अशरफियाँ लेकर अपने जंगल आ जाती है, परंतु वो तुरंत ही उस जंगल की रानी बन जाती है। यूँ वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गोरी अब सारा जीवन मिट्ठू महाराज की कैदी बनकर गुजारती है, परंतु उसे अपने पति कालू कौवे की भी बहुत याद आती थी।